हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब तो मजा आ रहा होगा, ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे लोग फोन कर रहे थे, सर ऑर्गेनिक पढ़ाओ ऑर्गेनिक पढ़ाओ। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स ये भी आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि सर आप इसमें थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाइए। देखो बेटा, थ्योरी तो वैसे भी हर क्वेश्चन के साथ होती है ना, तो थोड़ा सा आपको थ्योरी अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि थ्योरी ज्यादा पढ़ाऊं। ठीक है, तो अगला चैप्टर स्टार्ट करता हूं, एल्काइल हैलाइड। ओके, तो एल्काइल हैलाइड का पहला चैप्टर देखिए, कह रहा है सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन एसीटोन टू फॉर्म। अब ये रिएक्शन क्या है, थ्योरी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये रिएक्शन है हंस डाइकर रिएक्शन। क्या है? हंस डाइकर रिएक्शन। हंस डाइकर रिएक्शन क्या होती है? हंस डाइकर रिएक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, सिल्वर सॉल्ट लेते हैं। ओके, सिल्वर सॉल्ट, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, और इसकी रिएक्शन जब Br2, जनरली CCl4 होता है, लेकिन एसीटोन लोगे तब भी काम चल जाएगा। Br2 CCl4 से जब हम रिएक्शन कराते हैं, ध्यान से, तो जब Br2 CCl4 से हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहां से बेटा RBr बन जाता है, प्लस यहां से CO2 अलग हो जाएगा, AgBr बन जाएगा। ये देखिए, ये रिएक्शन है आपकी हंस डाइकर रिएक्शन। मैकेनिज्म कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे रिएक्शन याद रख लो कि RCOAG Br2 का रिएक्शन कराओगे RBr बनेगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो इस रिएक्शन देखो, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट का मतलब क्या है? ये है बेटा सिल्वर बेंजोएट। तो क्या अब आपको आंसर क्लियर हो गया एकदम से? क्या यहां पे अगर Br2 का रिएक्शन होगा तो क्या PHBr बन जाएगा? देखो, और PHBr का मतलब ब्रोमो बेंजीन। क्या आंसर है? आ गया, चेक करो। पहले बताओ हंस डाइकर रिएक्शन क्लियर हुई कि नहीं? हंस डाइकर रिएक्शन ये है, याद ध्यान रखना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब Br2 से होता है तो ये RBr बनता है। क्या भाई थ्योरी क्लियर है? मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन के साथ उसकी थ्योरी जरूर बताऊं। ठीक है बेटा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हैलाइड। देखिए SN2 की बात करते हैं। SN2 क्या है? SN2 होता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? ये है आपका बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखो, बाईमोलिकुलर, यहां बाईमोलिकुलर का मतलब होता है जो आप जैसे यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, इसका मतलब होता है बेटा उसका जो RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसकी मोलिकुलरिटी 2 है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि जैसे RX है, कोई RX है, और उसमें जब हम न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराते हैं, चेक करो, तो यहां से X अलग होता है, ये इसके बैक साइड से अटैक करता है। और ध्यान से, ये R मतलब कार्बन है ना, कार्बन के ध्यान रखना बेटा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अटैक मारता है। क्यों? क्योंकि यहां बॉन्डिंग में तो स्पेस ही नहीं होता। तो ये न्यूक्लियोफाइल, कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्यूक्लियोफाइल आता है ये कार्बन के किस ऑर्बिटल में अटैक मारता है, तो हम कहेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अटैक करता है और RNU बन जाता है और X- अलग हो जाता है। ये देखो, क्लियर? अच्छा, ये जो है, क्योंकि यही स्टेप इसका RDS है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, तो ये डिपेंड करता है इसके स्टेरिक हिंड्रेंस पे। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा रेट होगा, इसीलिए CH3X का रेट सबसे ज्यादा, कार्बन बढ़ाते जाइएगा रेट कम होता चला जाएगा। क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से। क्या भाई बात समझ में आ रही है? अगर यहां 3 डिग्री ले लोगे तो SN2 नहीं होगा, जनरली 1 डिग्री 2 डिग्री में ही SN2 होता है। अच्छा, रेट, ये जो X है ये लीविंग ग्रुप है, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा क्या उतना बेटा रेट ज्यादा होगा, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना रेट ज्यादा होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा R तो सब में कॉमन है, यहां पे लीविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो बेटा I-
Br माइनस Cl माइनस F माइनस, ये होगी लीविंग टेंडेंसी। अच्छा, लीविंग ग्रुप कैसे देखते हैं? सिंपल, एनायन अगर लीव करने वाला एनायन है तो जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा, समझिए, जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उतना बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है। तो क्या आई माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा? आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? चेक करो, क्योंकि आर तो कॉमन है, जो भी होगा सब में सेम होगा, तो लीविंग टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा, और आई माइनस के लीविंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है। क्या बात क्लियर है? SN2 क्लियर हो रहा है? देख लो अगला क्वेश्चन, देखो, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड ऑन बॉइलिंग विद वाटर। टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड, ये है टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड, बॉइलिंग विद वाटर, चेक करो, गिव्स टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, द रिएक्शन फॉलोज। देखो, अगर इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो आपको क्या मिल रहा है बेटा? ये मिल रहा है, चेक करो, चेक कर लेना, ये मिल रहा है। तो सिंपल क्या हुआ है? क्या ये X अलग हुआ है? OH अटैक हुआ है, तो ये रिएक्शन होती है SN1। क्या होती है? SN1। SN1 क्या होती है? समझो, ये होती है यूनी मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा। इसकी अगर मैकेनिज्म देखी जाए कि इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, तो बेटा इसकी मैकेनिज्म में जो पहला स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और यहां यही स्टेप RDS होता है। यानी SN1 का रेट डिपेंड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और एक बात, कार्बोकैटायन कौन सा? पहला कार्बोकैटायन, फर्स्ट कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट के बाद वाला नहीं, फर्स्ट कार्बोकैटायन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इससे क्या होगा कि 3 डिग्री RX का SN1 सबसे फास्ट होगा, फिर 2 डिग्री RX का, फिर 1 डिग्री RX का। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। तो ये SN1 का रेट है। क्लियर है बेटा? ध्यान से क्लियर। देखो, एक SN1 समझ में आया भाई, SN1 होता है, एक जो है आपका E1 होता है। E1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये हुआ कि यार ये यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन E1, देखो SN1 एंड E1 दोनों के लगभग सारे स्टेप सेम होते हैं, एक स्टेप को छोड़ के। क्या है वो? समझो, क्या होता है? ऑल द कंडीशन ऑफ E1 and SN1 are same except टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर के अलावा सारी कंडीशन सेम होती हैं। एट लो टेम्परेचर SN1 एंड एट हाई टेम्परेचर E1। अब ये हुआ कि यार ये क्या मतलब हुआ? तो देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए आपने ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया और इसमें केवल वाटर लिखा है, बस, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे ये बन जाएगा, ये हो गई SN1। क्या हो गई? SN1। अगर यहां पे वाटर के साथ हीट भी लिख दिया है, वाटर के साथ क्या लिख दिया है? हीट, तो ये हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये देखो फर्क है। क्या हुआ? पहला जो E1 है ना, E1
उसका जो पहला स्टेप होगा, यहां से X है, पहला स्टेप होगा कार्बोकैटायन का बनना, सेम जैसे SN1 में बना था, और यही RDS होता है E1 का। देखो क्लियर। अब जो कार्बोकैटायन बन गया, समझना, कार्बोकैटायन बन गया, अब इसमें रिएक्शन हो रही है वाटर की। देखो अब इस वाटर के दो फंक्शन होते हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड एज अ बेस। तो एज अ न्यूक्लियोफाइल अगर यहां अटैक कर दिया तो SN1 हो गया, और अगर एज अ बेस किया तो यहां से ये H निकाल सकता है और ये E1 हो जाएगा। अभी हुआ कि हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है कि बेस? तो यहां अगर हीट लिखा है, हीट लिखा है, तो क्या इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी? हीट का मतलब हीट दे रहे हो तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी, तो हीट के प्रेजेंस में ये H अलग हो जाएगा, और यहां से आप देखोगे ये एल्कीन बन जाएगी। तो ये मैकेनिज्म है E1 की, यानी सारी कंडीशन SN1 और E1 की सेम है। पोर्टिक सॉल्वेंट होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, सब सेम है। फर्क क्या होना चाहिए? हाई टेम्परेचर पे E1 हो जाता है, लो टेम्परेचर पे SN1 हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर और बेस क्या होना चाहिए? पुअर बेस, मतलब मॉडरेट या पुअर बेस होना चाहिए। जैसे SN1 में न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए बेटा? पुअर या मॉडरेट। हाई मतलब बहुत तगड़ा न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं तो SN2 हो जाता है। समझ में आया? थ्योरी मतलब थोड़ा सा क्लियर हो रही होगी, देख लो बेटा। तो अब अगर अपने क्वेश्चन की बात करें कि अपना क्वेश्चन क्या था, तो बात जरा समझिएगा। सो अपना क्वेश्चन था कि टर्शी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शी ब्यूटाइल हैलाइड ऑन बॉइलिंग विद वाटर। वैसे तो देखो ये जो लिखा है ना, देखो बॉइलिंग का मतलब होता है हीट, वैसे तो लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया है कि टर्शी ब्यूटाइल एल्कोहल दे रहा है। तो अगर ऐसे लिखा होता ना कि टर्शी ब्यूटाइल हैलाइड ऑन बॉइलिंग विद वाटर गिव्स, तो फिर एल्कीन होता। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया कि टर्शी ब्यूटाइल एल्कोहल मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि भैया ये SN1 मैकेनिज्म से हुआ होगा। चेक करो, क्या समझ में आया? देख लो अगला क्वेश्चन करा है PSCO-CH3 PCl5 का रिएक्शन कराया है। PCl5, देखो एक बात समझो, PCl5 की बात अगर करें तो देखो मैं आपको कुछ और रिएक्शन बताता हूं। पहले क्या होता है जब ROH का रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो RCl मिलता है, POCl3 मिलता है और HCl मिलता है। ये देखो क्लियर। और ये रिएक्शन होती है SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होता क्या है, अगर ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल है तो ठीक है। अब ये SNI का मतलब क्या होता है समझो, जैसे यहां पे आपने OH लिखा, यहां H लिखा, यहां T लिखा, यहां T लिखा, ठीक है। और अगर इसमें आप PCl5 का रिएक्शन करा दोगे तो ध्यान से SNI का मतलब समझना, इंट्रामोलिकुलर, तो यहां से HDTCl, ये देखो, यानी जिस साइड OH था उसी साइड Cl लगेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह का एल्कोहल होता, देखो C2H5 CH3PH, क्या ये बेटा 3 डिग्री एल्कोहल है? चेक करो। और 3 डिग्री एल्कोहल में अगर PCl5 करोगे, अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा और PCl5 का रिएक्शन कराओगे तो ध्यान रखना इसमें SN1 मैकेनिज्म होती है। SN1 का मतलब पहले पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और पॉजिटिव चार्ज में जब Cl आएगा तो ऊपर नीचे दोनों से आएगा। तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे एक Cl यहां आएगा, CCPH, प्लस एक Cl यहां आएगा, ये CC और यहां PH। यानी क्या कहेंगे कि इस केस में रेसमिक मिक्सचर बनेगा। देखो अगर एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से कराओगे 3 डिग्री है तो SN1 होगा और रेसमिक मिक्सचर बनेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री है तो रिटेंशन का मतलब होता है, रिटेंशन एक होता है, एक होता है इन्वर्जन। तो रिटेंशन होता है 1 डिग्री 2 डिग्री में एल्कोहल के साथ, ठीक है बेटा। एक तो बात ये समझ में आएगी। अब देखो अगर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, ये कार्बोनिल कंपाउंड है,
PCl5 से कराते हैं। देखो तो होता क्या है, रूम टेम्परेचर पे PCl5 जो होता है सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर PCl5 एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, जो PCl5 होता है ऐसे एग्जिस्ट करता है। देखो PCl5 गिव्स PCl4 प्लस PCl6 माइनस, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, ध्यान रखना, रिएक्शन जब कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्शन PCl5 की होती है तो इससे बेटा ये मिलता है और POCl3 अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, जेम डाई हैलाइड। ठीक, एक बात और, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, यहां 18 लिख दो और यहां PCl5 का रिएक्शन करा दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां से मिलता है RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब समझना यह है कि ये O कौन सा है, तो ध्यान रखना ये वाला जो O है, ये यहां POCl3 यहां निकलता है, ये O18 यहां रह जाता है। देखो ध्यान रखना बेटा इस कॉन्सेप्ट को, ये क्या होता है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये वाला बच जाता है और ये वाला जो देख रहे हो ये यहां चला जाता है। क्लियर है, तो PCl5 का रिएक्शन क्लियर हो गया। अगर आप ईथर के साथ PCl5 कराओगे, मान लो ईथर होता है और PCl5 करा दो R1 R2, तो R1Cl R2Cl POCl3, चेक करो, ये ईथर के साथ रिएक्शन हुई। तो क्या PCl5 का रिएक्शन क्लियर हो रहा है बच्चों? ध्यान से, अगर लगे कि हाँ सर ने थोड़ा थ्योरी पढ़ाई है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। ये क्लियर। अब क्वेश्चन देखो, कह रहा है ये है एसिटोफिनोन PCl5 से रिएक्शन, क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन PCl5 से हो रहा है? कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन जब बेटा PCl5 से होगा, अभी क्या बताए थे, जेम डाइहैलाइड बनेगा, और जेम डाइहैलाइड ये दिख गया, ये देखो, समझ में आ रहा है, देख लीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। अगला बहुत शानदार क्वेश्चन कह रहा है एंटी एलिमिनेशन क्या होता है, एक मैकेनिज्म है। इवन तो आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, रीअरेंज होगा, फिर H निकलेगा। अब एक होता है E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन इसको बोलते हैं बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। आपने इस तरह की रिएक्शन बहुत पढ़ी होगी, जैसे मान लो यहां Br है, यहां पे CH3 लगू, यहां पे अगर अपन ने एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया हो, सबको याद होगी रिएक्शन, तो बोलते हैं भाई इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, और इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब समझिए, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना। डी का मतलब निकलना, हाइड्रोहैलोजिनेशन हाइड्रोजन और हैलोजन, तो ये बनता है। अब इसमें होता क्या है एग्जैक्टली मैं बताऊं तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एल्कोहलिक KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस C2H5O-। एल्कोहलिक KOH को आप ऐसे समझ सकते हैं C2H5O-, C2H5OH, C2H5OH, ठीक है, क्लियर। तो यहां से आप समझिए कि ये एल्कोहलिक KOH है। तो होता क्या है इसमें कि जैसे ये कंपाउंड है, क्योंकि आपने इसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराई है,
तो जब आप कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो तो उसको सब्र नहीं होता, कोई भी स्ट्रॉन्ग आदमी होता है उसको सब्र नहीं होता, वो तो फटाफट ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये पॉजिटिव चार्ज बनने का मौका नहीं देगा, ये पॉजिटिव चार्ज बनने का मौका नहीं देता। अच्छा, E1 में पॉजिटिव चार्ज बनता था क्योंकि वहां पे बेस पुअर लेते थे, तो बेस उतना है ही नहीं जो H निकाल ले, तो इसलिए पहले पॉजिटिव चार्ज बनता है फिर H निकलता है। लेकिन E2 में हम हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, जिधर से ये लीव कर रहा है, सोचो Br अलग होगा तो उसके अपोजिट से ये वाला H यहां चला जाएगा और ये सीधे आपका प्रोडक्ट ये बना देगा। देखो, यानी जो E2 एलिमिनेशन होता है वो एक एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन मतलब कि दो जो लीविंग ग्रुप हैं बेटा वो हमेशा अपोजिट लीव करते हैं, यानी अगर Br ऊपर से तो H नीचे से लीव करेगा, इसीलिए उसे हम एंटी एलिमिनेशन कहते हैं। एंटी एलिमिनेशन समझ में आ रहा है, क्योंकि जो Br माइनस लीव कर रहा है ये भी माइनस है तो ये साथ आ ही नहीं सकते ना, तो जिधर से लीव करता है उसके अपोजिट से बेस आएगा, तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो यहां जो एंटी एलिमिनेशन लिखा है ये एक प्रकार से E2 है। अब देखो लिखा भी है Br2 लीव कराना है, Br2 को लीव कराना है, यानी Br यानी दोनों Br अपोजिट होने चाहिए। क्या यहां पे आप देखो ऑलरेडी दोनों Br अपोजिट हैं, क्या यहां पे ऑलरेडी दोनों Br अपोजिट हैं, Bi है अपोजिट, तो देखो क्या होगा, यहां से Br लीव किया, यहां से Br लीव किया, तो जब यहां से Br लीव किया तो क्या बना, CH3 क्या अपोजिट आएंगे, चेक करो, यानी आंसर चेक करो क्या आएगा भाई। यहां से अगर अपन ने कहा कि दोनों Br अपोजिट, तो देखो ये इधर से खत्म हो जाएगा, ये इधर से खत्म हो जाएगा, तो CH3 के अपोजिट CH3 रहेगा और H के अपोजिट अप रहेगा। देखो चेक करो, देखो अभी मैं इसमें और बताता हूं कुछ, यहां से आंसर तो आ गया भाई, ये आ गया अपोजिट, ठीक है। अब होता क्या है एग्जैक्टली में, देखो जैसे देखना, मान लो PH CH3H Br CH3PH और इसमें लिखा हो एल्कोहलिक KOH हीट, तो इसका मतलब ये हुआ ये है आपका E2 एलिमिनेशन, यानी अच्छा यहां Br यहां लगा है, H यहां लगा है, यानी ये और ये लीव करेगा, देखो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। अब इससे क्या बनेगा, सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, मीजो बनेगा, क्या बनेगा, इसकी बात अपने को करनी है। देखो दो तरीके हैं, दो तरीके क्या हैं, क्या होता है कि अगर अपन बात करें कि भाई कैसे रिएक्शन होगा, तो देखो ये आप ऐसे समझो कि एक होता है एडिशन और एक होता है एलिमिनेशन। एडिशन जो होता है वो क्या देता है भाई आपको, एल्काइल हैलाइड HBr का एडिशन से, और एलिमिनेशन से एल्कीन। तो देखो जो एडिशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन समझना ध्यान से, एडिशन जैसे मान लो आपने, देखना बेटा ये कंपाउंड लिया, क्या है, ये है सिस 2 ब्यूटीन, क्या है, सिस 2 ब्यूटीन, ओके, इट इज सिस 2 ब्यूटीन। अगर इसमें Br2CCl4 का एडिशन करा दें, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी एल्कीन में Br2 का एडिशन होता है तो ट्रांस एडिशन होता है। क्या होता है, ट्रांस। तो देखो ध्यान सुनना ध्यान से, तो ट्रांस एडिशन का मतलब एंटी एडिशन, ओके। तो दो टर्म होते हैं CAT और TAE, ये देखो क्लियर, CAT TAE क्लियर। अब ये वही क्या मतलब है, तो इसका मतलब है C मतलब क्या हो गया, सिस प्लस एंटी से क्या मिलेगा, 3O। समझो इसका मतलब, सिस एल्कीन हो, एंटी एडिशन कराया हो तो 3O कंपाउंड मिलेगा। अभी वो 3O कंपाउंड ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़े थे। 3O कंपाउंड का मतलब होता है, जैसे देखो, जैसे मान लो इस तरह का कंपाउंड है, ये देखो यहां पे आइडेंटिकल ग्रुप Br के अपोजिट दिख रहे हैं आपको,
अगर बी आर अपोजिट देख रहे हैं तो इसी को बोलते हैं थ्रियो फॉर्म, थ्रियो। चेक करो। अब अगर सेम साइड दिख जाते तो इरीथ्रो। तो इसका मतलब यहां देखो, यहां पे क्या है, यहां पे टी बोले तो ट्रांस, ट्रांस। एल्कीन क्या होनी चाहिए, ट्रांस। एडिशन क्या होना चाहिए, एंटी। और इससे मिलेगा इरीथ्रोफॉर्म, इरीथ्रोफॉर्म। चेक करो, ये थ्रियो मतलब अपोजिट, इरीथ्रो मतलब सेम साइड। ठीक, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे यहां पे बी आर, यहां पी एच, यहां पी एच, CH3, C2H5। ये देखो, ये क्या हो गया, ये हो गया इरीथ्रोफॉर्म। बी आर सेम साइड हो गया ना बेटा, तो ये इरीथ्रोफॉर्म हो गया। ये एडिशन का कॉन्सेप्ट है। अब एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सुनो, उल्टा। ये देखो, उल्टा, ये एलिमिनेशन होगा। कैसे, थ्रियो फॉर्म है अगर और उसमें एंटी एलिमिनेशन हो रहा है तो सिस बनेगा। देखो, थ्रियो फॉर्म एंटी एलिमिनेशन सिस, इरीथ्रोफॉर्म एंटी एलिमिनेशन ट्रांस। यानी एडिशन ऐसे चलता है और एलिमिनेशन ऐसे चलता है। क्लियर। अब देखो, जैसे ये कंपाउंड, इसमें दो मेथड होते हैं, दो मेथड। एक मेथड मैं आपको बताता हूं। क्या आप क्या करो कि इसका बना लो न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या बना लो बेटा, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन देखो, यहां पे कायरल जो दिख रहा है वैसे लिख दो, PH CH3 H। ये देखो, क्लियर। अब क्या होता है, जैसे बी आर है नीचे, तो अगर आपने नीचे स्टार्ट किया ऐसे तो इनकी पोजीशन आपको पलटनी पड़ेगी बेटा, CH3PH। ये देखो, तरीका होता है कि अगर इसको आप इक्लिप्स फॉर्म में बना लो, जैसे जैसे ये है, इसको अगर ऊपर बी आर कर दोगे तो जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट में रहेगा, राइट में था राइट में रहेगा। लेकिन अगर अपन एंटी स्टैगर्ड बनाएंगे, पहले वाले को समझो, पहले वाले को तो जैसे लिखा वैसे लिख दिए, दूसरे वाले का जो वर्टिकल वाला था अगर नीचे करोगे तो ये वाला जो राइट में था वो लेफ्ट में कर दो, लेफ्ट वाला राइट में कर दो। देखो, अब देखो, अब आपने देखें कि हमें क्या एलिमिनेट कराना था, क्या हमें एच और बी आर को एलिमिनेट कराना है। अगर हमें एच और बी आर को एलिमिनेट कराना है, यानी एच और बी आर को अपोजिट लाना पड़ेगा। तो एच और बी आर को अगर अपोजिट लाना है तो एक को फिक्स करके एक को घुमा दो। मान लो हमने कहा ये फ्रंट वाला जो कार्बन है इसको तो हम फिक्स करते हैं और पीछे वाले को रोटेट करते हैं। कितना रोटेट करेंगे वो अभी समझ में आ जाएगा। यहां PH, यहां CH3, यहां H। इसको रोटेट करेंगे, कितना रोटेट करना पड़ेगा, 120 डिग्री। तो यहां पे आ जाएगा Br, चेक करना बेटा, यहां Br आ गया, यहां PH आ जाएगा और यहां CH3 आ जाएगा। चेक कर लो, चेक करो, देखो। अब अगर अपन यहां से देखोगे ये और ये एलिमिनेट कर गया, यानी क्या, -HBr हो गया। तो क्या जो कंपाउंड आपको मिला, चेक करना बेटा ना, यहां से मिला PH, यहां से मिला CH3 और ये गायब हो गया है, Br गायब हो गया, तो यहां आपको मिला है CH3 और यहां मिला है PH। तो क्या आपको ये ट्रांस ही तो दिख रहा है, देखो, क्यों, PH और PH क्या ये अपोजिट हैं, तो ट्रांस हो गया। चेक करो, ये तरीका है। क्लियर है, देखो, चेक करो। सो जो है ये बात अपने को समझ में आई कि कैसे कैसे बनना। अब देखो एक बात समझो, ये तो अपन ने बताया न्यूमैन प्रोजेक्शन से। अब अगर अपन इसका दूसरा देखें कि यार दूसरा तरीका भी है, क्या है, जो अपन ने TAE CAT बताया था उससे। देखो कैसे, यहां पे देखो क्वेश्चन जो अपने को दिया है, क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है बेटा। तो अपन ये कहें कि देखो, अगर अपन ये बात करें कि यहां से यहां पे देखो क्या दिया था, यहां पे दिया है आपको PH Br, तो PH Br, यहां पे CH3H PH CH3, CH3H PH CH3। अब देखो ध्यान से, अब आपको HBr को एलिमिनेट कराना है। तो देखो सीधे क्या करना है, यहां पर आइडेंटिकल ग्रुप लाओ, पहले इवन इंटरचेंज करो जिससे यहां दोनों वर्टिकल पे आइडेंटिकल ग्रुप आ जाएं। सो अगर हम ये कहें कि पहले वाले को तो मत छुओ, यहां से CH3H, यहां PH को इधर लाना है, तो इवन इंटरचेंज करेंगे, PH यहां गया, Br यहां गया, एक, तो यहां CH3 आ जाएगा, यहां पे आपका Br आ जाएगा। चेक करो, चेक करो। अब देखो यहां पे
क्या जिन ग्रुप को एलिमिनेट कराना है, क्या H और Br को एलिमिनेट कराना है, क्या H और Br सेम साइड हैं, तो क्या ये इरीथ्रोफॉर्म हुआ? सेम साइड है ना, तो इट इज एन इरीथ्रोफॉर्म। इरीथ्रोफॉर्म। अब भैया आपको क्या बताया गया था, चेक करो। जैसे आपको बताया गया था TAE, ये है फॉर एडिशन, फॉर एडिशन। और एलिमिनेशन क्या बताया गया, उल्टा करो, EAT, फॉर एलिमिनेशन। चेक करो, तो किसका मतलब क्या हुआ, इरीथ्रोफॉर्म होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, क्या ट्रांस एल्कीन बनेगी। चेक करो, इरीथ्रोफॉर्म, एंटी एलिमिनेशन, ट्रांस, यानी क्या ये बोलो, समझ में आया? देखो, तो क्या ये ट्रांस एल्कीन बनी। चेक करो बेटा, समझ में आया कि नहीं, देख लो। मतलब अब तो अच्छा लग रहा है, थ्योरी पढ़ाई जा रही है भाई, देख लो। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, देखो। करा जिंक डस्ट का रिएक्शन कराया है, जिंक डस्ट भी सेम ही काम करता है, ZnBr2 अलग करता है, यानी ये Br अलग होगा और ये Br अलग होगा। चेक करो, एक लाइन में आंसर आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये आइडेंटिकल ग्रुप वर्टिकल में पहले से हैं, क्या Br अपोजिट हैं? अगर Br अपोजिट हैं, इसका मतलब ये थ्रियो फॉर्म है। Br अपोजिट हैं, थ्रियो फॉर्म है, और थ्रियो के लिए क्या बताया गया था, याद करो, याद करो। अब क्या भाई, CAT था एडिशन, भूल गए क्या? CAT जो था फॉर एडिशन, उल्टा कर दो तो क्या TAC हो जाएगा, फॉर एलिमिनेशन। चेक करो बेटा, तो अगर एलिमिनेशन कराना है TAC, थ्रियो, एंटी एलिमिनेशन सिस एल्कीन, तो क्या ये थ्रियो है, इसमें एंटी एलिमिनेशन कराना है, क्या सिस एल्कीन बनेगी। तो सिस एल्कीन, चेक करो क्या आंसर ये आया, देखो, सिस 2 ब्यूटीन। अच्छा, अगर इसको मैं न्यूमैन से बताऊं, कोई बात नहीं, देखो न्यूमैन बनाते हैं। इसको अपन ने क्या किया बेटा, पहला कार्बन जैसा फ्रंट में दिख रहा है वैसा लिख लीजिए, क्या HBr यहां बना। दूसरा, अगर इसको हम नीचे लिखेंगे तो ये और ये पलट जाएंगे, क्या ये बना। चेक करो, अब आपको एलिमिनेट क्या करना है, एलिमिनेट आपको करना है Br और Br। क्या एलिमिनेशन के लिए Br को अपोजिट होना चाहिए। सो अगर Br को अपोजिट बनाना है तो कुछ एंगल से घुमाइए जिससे Br क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो देखो, इसको यहीं रहने दो और इस पीछे वाले कार्बन को 120 डिग्री घुमाओ, यानी कि ध्यान से, अगर यहां पे आप देखोगे, यहां CH3, यहां H, यहां Br, चेक करो, तो यहां पे क्या होता था कि Br आप यहां ले आओगे बेटा, ये देखो H यहां आ जाएगा, यहां CH3 आ जाएगा, ये घुमा दिए अपन ने 120 डिग्री। ओके, अब देखो क्या Br अपोजिट हो गए, ये देखो, ये यहां से -Br2 यानी कि ZnBr2 निकलेगा। तो क्या हुआ, क्या CH3 सेम साइड हो गए। देखो, तो अगर न्यूमैन में बनाना हो एल्कीन तो ऐसे बनाओगे, देख लो, इसको जो है आप ऐसे करोगे, ये और ये CH3H, ये देखो, और यहां लिखोगे आप CH3H, ये देखो, दिस इज इक्वल टू cis 2 ब्यूटीन। यह है cis 2 ब्यूटीन। क्लियर? क्या भाई समझ में आया कि नहीं, देख लो, समझ में आना चाहिए। क्लियर? मजा आ रहा है, देख लो। अच्छा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग रट लेते हैं कि मान लीजिए CH3CH2Br आया और इसमें C2H5O -C2H5 की रिएक्शन कराई, एल्कोहलिक KOH है, और इसको ऐसे लिख सकता है कि
भाई एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराए। जब इससे रिएक्शन कराए और लिखा कि मेजर प्रोडक्ट, तो ए ऑप्शन में लिखा है इथीन, बी ऑप्शन में लिखा है CH3 CH2O C2H5, सी ऑप्शन में लिखा है बेटा CH3O C2H5, डी ऑप्शन में लिखा है CH3 CHOH CH3। ठीक है, क्लियर। अब आप क्या करोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो, तो अगर आप इसका आंसर की बात करो कि यार इसमें क्या आंसर आएगा, सभी लोग अपना आंसर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि मेरा आंसर ही आएगा। ठीक है, फिर अपन चेक करते हैं। देखो क्या होता है कि कुछ लोग रट लेते हैं कि एल्कोहलिक KOH का मतलब एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगी। नहीं, देखो फॉर एलिमिनेशन, देखो ना, फॉर एलिमिनेशन कोई भी, चाहे वो E1 हो चाहे E2 हो, रेट होता है बेटा 3 डिग्री RX का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री RX का, फिर 1 डिग्री RX का, मतलब एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन का रेट सबसे ज्यादा होगा, चाहे वो E1 हो चाहे E2 हो। लेकिन SN2 जो होता है न्यूक्लियोफिलिक, उसका 1 डिग्री RX का रेट सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री RX प्लस 3 डिग्री RX। यहां पे आप देखो SN2 में भी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, और E2 में भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन सबसे ज्यादा कम, एलिमिनेशन सबसे कम, और सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा। तो भैया इसमें एलिमिनेशन क्यों कराओगे? क्या यहां पे ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये अलग होगा और ये यहां अटैक करेगा, तो आंसर ये आ जाएगा। देखो, हाँ, ये ऑप्शन में ना होता तो फिर हम ये लिख देते, क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन में, मेजर प्रोडक्ट पूछा है। चेक करो बेटा, तो 1 डिग्री कभी भी आएगा तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के लिए हमेशा SN2 होगा स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। वो स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और अगर 3 डिग्री आ जाता है तो उसमें SN2 तो होता ही नहीं, E2 हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हमेशा E2 एलिमिनेशन होता है, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या भाई बात क्लियर है? अब देखो यहां से, अब ये क्या कह रहा है, उल्टा आया, कह रहा है ये ट्रांस एल्कीन बन रहा है तो P क्या होना चाहिए, जिंक डस्ट की रिएक्शन है। तो क्या हम ये कहेंगे कि अगर ट्रांस एल्कीन बन रहा है और जिंक डस्ट क्या हुआ, देखो डाइब्रोमो होना चाहिए, तो क्या हम ये कहेंगे कि देखो CAT और TAE, क्या ये एडिशन के लिए होता है? चेक करो, अभी बहुत बता दिए। अब यहां ट्रांस है तो ट्रांस का मतलब ये देखो, ये वापस ट्रांस, अगर एल्कीन बन रहा है तो देखो इसका मतलब ये ट्रांस एल्कीन है ना, तो ये देखो ट्रांस एल्कीन अगर रहा होगा, ट्रांस एल्कीन एंटी एलिमिनेशन होगा तो इरीथ्रो बनेगा। चेक करो, और उल्टा सोचो, इरीथ्रो रहा होगा उसमें एंटी एलिमिनेशन होगा तो ट्रांस एल्कीन बनेगा। यानी क्या यहां ऐसे आना है आपको, यानी इरीथ्रो फॉर्म होना चाहिए। इरीथ्रो फॉर्म का मतलब सेम साइड होने चाहिए। क्या ये आंसर है? चेक करो, चेक करो, देखो दिमाग में बैठा लो, ये CAT और TAE, इससे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। देखो ट्रांस एल्कीन मिल रहा है, तो अगर ट्रांस एल्कीन मिल रहा है तुम्हारे को, तो ऐसे सोचो कि यार ट्रांस एल्कीन कैसे मिलेगा, जब इरीथ्रो फॉर्म होगा उसमें एंटी एलिमिनेशन होगा तो ट्रांस एल्कीन मिलेगा। यानी उल्टा जाना है ना, तो आपने ट्रांस एल्कीन मिल गया तो एंटी एलिमिनेशन, इरीथ्रो फॉर्म का मतलब सेम साइड। क्लियर? देख लो नेक्स्ट, देखिए करा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। देखो एक बात समझो, SN1 के लिए तो क्या होता है बेटा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। SN1 के लिए, फॉर SN1 rate of reaction directly proportional to stability of first कार्बोकैटायन। ध्यान रखना बेटा,
फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। ये देखो, यानी यहां देखो आई, ये आई है, ये Cl है, ठीक है, ये Br है। चेक करो, ये तो अलग है। देखो यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये O का जो लोन पेयर है इसको बैक बॉन्डिंग स्टेबल कर देगा, यहां पे भी बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी आएगी, यहां पे भी बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर ये देखें कि अब देखो बैक बॉन्डिंग तो सब में, तो क्या यहां लीविंग टेंडेंसी मैटर कर जाएगी, यानी क्या आई का लीविंग टेंडेंसी ज्यादा होगा तो ये SN1 तो इसका होगा। अब बोले SN2 में भी लीविंग टेंडेंसी होती है, और यहां पे जो डेल्टा माइनस होता है इसको माइनस आई, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इसको कम करेगा, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो अपन कहेंगे कि ये आंसर आएगा SN1 के लिए। चेक करो बेटा, मैं आपको बता दूं कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। थैंक यू। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा इस तरह के, टोटल नंबर ऑफ SN1 प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन कंपाउंड्स आर। देखो टोटल नंबर ऑफ SN1 प्रोडक्ट्स, तो देखो अगर SN1 प्रोडक्ट की बात की जा रही है ध्यान से, तो यहां पे अपन ने कहा कि ये CH3 है, यहां पे भी आप इसको एक काम करो, ऐसे CH3 लिख दो। क्यों लिख देंगे बताएंगे। देखो क्योंकि ऐसे सोचो कि यहां पे रहा तो एक ही होगा ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है दोनों हो, तो या तो इसको नहीं लिखा होगा तब भी मान लेंगे, क्योंकि यहां तो आप या इसको वेज में मानो या इसको डैश में मानो, भाई एक ही पोजीशन तो होगी, दोनों थोड़ी ना हो सकते हैं, या तो वेज में होगा या डैश में, तो जो मन करे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। SN1 है तो ये Cl माइनस अलग होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। चेक करो बेटा, जब ये पॉजिटिव चार्ज बना तो इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इसमें कायरल सेंटर बना, तो क्या यहां पे आप देखोगे तो ऐसे देखो कि अगर यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो यहां पे आप देखोगे बेटा कि आपके पास, देखो इसका मतलब जो दिया होता है ना, इसका मतलब होता है ये फिक्स्ड है, इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो यहां पे क्या डैश में भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, और जो है आप देखोगे कि यहां पे ये फिक्स्ड है, यहां पे वेज में भी न्यूक्लियोफाइल आएगा। चेक करो, चेक करो, तो इसका मतलब दो प्रोडक्ट तो ये हो गए। चेक करो बेटा, इसके मिरर इमेज मत बना देना, क्योंकि मिरर इमेज ही एक प्रकार से यहाँ वेज पे और यहाँ डैश पे, यहाँ वेज पे। अब देखो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, जब यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पे ये देखो ये वेज डैश खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्लेनर हो गया ना बेटा, CH3 और यहाँ पे H आ गया। ठीक है, अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा, तो क्या ये ऊपर से भी आएगा और नीचे से भी आएगा, यानी आंसर देखिएगा आप, तो यहां पे, यहां मान लो डैश पे न्यूक्लियोफाइल आया तो वेज पे CH3 आएगा। अच्छा ये CH3 फिक्स रहेगा, इसको कुछ नहीं होना, प्लस यहां अगर अपन न्यूक्लियोफाइल कर दें तो यहां पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे CH3 जो था वो रहेगा। चेक करो, तो यानी यहाँ पे आप देखोगे दो प्रोडक्ट इसके मिल जाएंगे, तो टोटल जो टोटल प्रोडक्ट्स होंगे वो हो जाएंगे 4। क्या भाई बात समझ में आ रही है? तो टोटल प्रोडक्ट्स जो SN1 के होंगे वो 4 हो जाएंगे। चेक करो, क्लियर, 2 ये और 2 ये। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस, ये बनाना है आपको। ओके, बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, RX लेते हैं एल्काइल हैलाइड,
और इसमें R1ONA का रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो सिंपल ये X माइनस अलग होता है, ये O अटैक करता है, तो ROR1 बनता है और ये रिएक्शन होती है SN2। क्या होती है बेटा? SN2। यानी ये जो RX है ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ही हो सकता है। अगर आपने 3 डिग्री लिया तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और E2 एलिमिनेशन हो जाएगा। तो देखो आपको ये बनाना है, देखो अगर इन दोनों की रिएक्शन कराओगे, देखो अगर ये देखो ये क्या है 3 डिग्री, ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो इससे पता क्या हो जाएगा, इससे प्रोडक्ट बन जाएगा ये E2 एलिमिनेशन। ये देखो E2। अगर यहां देखोगे तो ये 1 डिग्री है, ये आपका है, तो इससे आप देखोगे तो इससे ये होगा और ये SN2 के थ्रू होगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहां देखोगे, यहां से आप देखो तो यहां तो प्रोडक्ट ही दूसरा बन जाएगा। चेक करो, ये तो बेकार हो गया। यहां से देखोगे, अगर आप ये देखो कि भाई ये कर सकते हैं क्या, तो आप यहां क्या होगा भाई, रिएक्शन ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, होगा क्या? कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो ये आ जाएगा। चेक करो बेटा। नेक्स्ट, करा इन द फॉलोइंग E2 रिएक्शन प्रोसेस टू एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, व्हाट प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड। देखो E2 एलिमिनेशन है, कौन सा एलिमिनेशन है? E2। अगर E2 एलिमिनेशन है तो ये Cl अलग होगा, इसके जस्ट बगल वाला 1-2 एलिमिनेशन होता है बेटा, E2 एलिमिनेशन इज 1-2 एलिमिनेशन। तो अगर ये 1 है तो 2 यहां या यहां, लेकिन चक्कर ये है कि देखो यहां पे H देखोगे तो ये कहां आएगा? डैश पे। अच्छा Cl भी कहां है? डैश पे। तो आपको बताया था कि E2 में हमेशा लीविंग ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, तो ये Cl इस H को नहीं निकाल पाएगा, ये वाला H निकलेगा। ये देखो, क्योंकि इसमें तो दोनों है ना। चेक करो, तो यहां से जो आंसर आएगा इसका, देखना बेटा, वो आंसर आएगा, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। चेक करो, चेक करो बेटा। तो अब क्या रहा है? ओनली 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो देखो यहां नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग कैसे करोगे? नंबरिंग यहां से करोगे तो 1 2 ऐसे जाओगे, 1 2 3, तो यहां से आएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ओनली 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। द मेजर प्रोडक्ट इज 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन एंड द माइनर प्रोडक्ट इज 1, नहीं, केवल ओनली 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ये आएगा आंसर। चेक करो, माइनर भी नहीं बनेगा क्योंकि अपोजिट नहीं है, तो माइनर का भी मतलब नहीं है बेटा। क्लियर? ठीक है, मेजर प्रोडक्ट की बेकार। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ध्यान रखना, फिर से मैं बता दूं, E2 एलिमिनेशन हमेशा एंटी एलिमिनेशन होगा, यानी लीविंग ग्रुप जो होंगे वो हमेशा अपोजिट होंगे, एक वेज में है तो दूसरा डैश में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, करा एल्कोहलिक KOH X मेजर प्रोडक्ट और ETO ने Y मेजर प्रोडक्ट। अब आपको समझना है, देखिए बेटा बात समझिए, एल्कोहलिक KOH की जब रिएक्शन होता है तो हमेशा सेडजेफ प्रोडक्ट बनता है। सेडजेफ प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। सेडजेफ प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराइएगा तो ये है, तो यहां से H निकलेगा, तो यहां पे आप देखोगे कि ये बन जाएगा, वो भी अगर मेजर प्रोडक्ट लिखना है तो ये ट्रांस टू ब्यूटीन इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी जो X होगा वो ट्रांस टू ब्यूटीन होगा। अब आया Y। देखो एक बात समझो, जो ये आपको Y लिखा है ना, ध्यान से देखो, CCCH NMe3CS3, यहां पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो यहां पे क्या होना है समझना, अगर इसकी बात करें तो यहां पे जब आप इसका रिएक्शन ETONA से करा रहे हो, ETONA, एक मैकेनिज्म होती है E1CB। अभी इसकी मैं बता दूंगा क्या है E1CB। E1CB का मतलब होता है कॉन्जुगेट, E1CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक काम करते हैं,
पहले E1CB पढ़ते हैं, फिर इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो E1CB क्या होता है। E1CB ये होता है आपका कॉन्जुगेट बेस यूनी मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कौन सी E1CB है, कौन सी, देखो तो E1 E2 तो आपने पढ़ लिया, E1CB समझे। E1CB क्या होता है। E1CB के लिए जो लीविंग ग्रुप होने चाहिए, लीविंग ग्रुप शुड बी पुअर, लीविंग ग्रुप शुड बी पुअर, लीविंग ग्रुप शुड बी पुअर। कौन से लीविंग ग्रुप होते हैं, फ्लोरीन, NH2, OR, OH, NR3, ETC। इस तरह के जब लीविंग ग्रुप होते हैं तो उसे हम E1CB कहते हैं। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। एक्चुअली में क्या होता है कि पहला पॉइंट ही लोग पढ़ते हैं और कह देते हैं E1CB होगा। आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि हाँ मैंने ये E1CB पढ़ा था। दूसरा पॉइंट होता है कि बीटा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप, बीटा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप मस्ट बी directly bonded with -M effect group, -M effect group। ये देखो, ये दूसरा पॉइंट है। जब दोनों ही पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं तब जाके E1CB होता है। देखो क्या करते हैं लोग, जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि यहां पे रिएक्शन कराए और इसमें एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कराए तो ये बना ये कंपाउंड, ये देखो, और इसको बोले ये कौन सी मैकेनिज्म है, बोले ये E1CB मैकेनिज्म के थ्रू हुआ होगा, क्योंकि फ्लोरीन बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। जरूर बताना कि हाँ हमने भी यही पढ़ा था बुकों में और ये गलत है, ये E1CB नहीं है बेटा। ये मैकेनिज्म जो होती है ये E2 एनायन होती है। इसी को हम कुछ नहीं अगर लिखा होता तो E2 ही लिखते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें पहला पॉइंट तो है, दूसरा पॉइंट नहीं है। दूसरा पॉइंट क्यों नहीं है, क्योंकि अब है ही नहीं कुछ। एग्जैक्ट E1CB क्या होती है, देखो CH3 CHOH CH2 CHO, इसको अगर आप NaOH के साथ हीट करो, या आपने पढ़ा होगा एल्डोल, और एल्डोल के बाद एल्डोल कंडेंसेशन, तो जो एल्डोल कंडेंसेशन वाटर का निकलना होता है वो E1CB के थ्रू होता है। ये मैकेनिज्म है E1CB। कैसे, देखो ये लिविंग ग्रुप है, पुअर है, देखो ये अल्फा ये बीटा, क्या बीटा कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा है, देखो जो कि -M शो करता है। तो यहां पे बीटा पे कार्बेनाइन बनता है। कॉन्जुगेट बेस का मतलब सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहां कार्बेनाइन निगेटिव चार्ज बनेगा और वो निगेटिव चार्ज इसको भगाता है, यानी इससे आंसर आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये देखो ये है आपका E1CB। E1CB के लिए ये दोनों पॉइंट होंगे तभी E1CB होगा। मैक्सिमम जनता पुअर लिविंग ग्रुप देखती है, दैट E1CB। समझना, E1CB नहीं है बेटा, फंसा सकता है आपको जेईई मेन में, ठीक है। अब देखते हैं, वापस आते हैं। देखो ये तो हो गया ट्रांसट्रिब्यूटिन। अब ये कंपाउंड, इसको अगर इसको ETONA के साथ हीट करना है, ये क्वेश्चन लिखा है, ETONA के साथ अगर आपको हीट करना है तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो E1CB है। E1CB नहीं है। होता क्या है इसमें ये पुअर लिविंग ग्रुप है। जब बेस के साथ रिएक्शन होता है तो पहले लीव नहीं करता है, थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, स्लाइटली डेल्टा निगेटिव। E1CB का मतलब होता है एग्जैक्ट निगेटिव बनना चाहिए, कार्बेनाइन बनेगा तभी E1CB होगी। इसमें कार्बेनाइन नहीं बनता, थोड़ा सा एनायन बनता है। एनायन कहां से बनेगा, जो देखो ये लिविंग ग्रुप है ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में बेटा ये अल्फा है ये बीटा है, ये भी इसको बीटा लिख सकते हैं। देखो
तो बीटा कार्बन, ध्यान सुनिएगा, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा कार्बन देखते हैं, जो बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है। एक बीटा हाइड्रोजन ये है, एक बीटा हाइड्रोजन ये। विच बीटा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक? तो हम कहेंगे कि ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि यहाँ 1 डिग्री कार्बन आयन है, यहाँ 2 डिग्री कार्बन आयन, बनता नहीं है कार्बन आयन, ध्यान रखना। कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि क्या इसमें, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्योर कार्बन आयन बनता है, तो कहोगे नहीं। अगर E1CB होती तो प्योर कार्बन आयन होता। मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूं, मैक्सिमम लोगों ने इस रिएक्शन को, हॉफमैन एलिमिनेशन को, E1CB पढ़ा होगा। आप जरूर देखिएगा अपने नोट्स में या बुक्स में, जहां से पढ़ा हो, ये E1CB पढ़ते हैं, जबकि मैं आपको बता दूं ये E1CB नहीं है, ये E2 एनायन मैकेनिज्म है। और E2 एनायन नहीं है अगर, और E2 है ऑप्शन में, तो हम E2 टिक करेंगे। E1CB कतई मत टिक कर दीजिएगा, नहीं तो -1 पा जाइएगा। ठीक है, तो बेटा यहां डेल्टा माइनस बनता है और ये अलग हो जाता है, तो यहां से आ जाएगा आपका 1 ब्यूटीन। क्या आ जाएगा? 1 ब्यूटीन। कैसे? हॉफमैन एलिमिनेशन का प्रोडक्ट कैसे लिखना है? सिंपल, बीटा हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ, जो बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा वो वहां से, यहां से H, और ये अलग हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है? मजा आ रहा हो तो जरूर लिखिएगा, नया कुछ सीख रहे हो तो जरूर बताइएगा कि सर कुछ नया सीखे आज। ठीक है, तो इसका मतलब X जो होगा वो होगा ट्रांस 2 ब्यूटीन, और जो Y होगा वो होगा 1 ब्यूटीन, यानी ट्रांस 2 ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटीन, ये आंसर आएगा। ध्यान रखना, फिर मैं बता दूं E1CB नहीं है। E1CB के लिए, वो जो आपको E1CB के लिए दोनों पॉइंट होने चाहिए, तब जाके E1CB होगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन इट्स सबस्ट्रेट इज सब्जेक्टेड टू E1 रिएक्शन। देखो E1 में अभी आपको क्या बताया? सबसे पहला स्टेप E1 का क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहां देखोगे कि यहां फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, चेक करो, यहां 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। क्या बना बेटा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां पे रीअरेंजमेंट कराइएगा तो वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी क्या यहां पे आप अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो H कहां से निकलेगा? जहां से स्टेबल एल्कीन बन रही हो। ध्यान रखिएगा, E1 में हमेशा सेट-जफ प्रोडक्ट बनता है। एक होता है सेट-जफ प्रोडक्ट, एक होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट कब बनता है? जो उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं, उसको बताता हूं मैं कब बनता है। तो यहां से Br निकला, पॉजिटिव चार्ज बना, पॉजिटिव चार्ज के पास H निकलने की 2 पॉसिबिलिटी, यहां से भी, यहां से भी, लेकिन यहां से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो क्या ये आंसर आ जाएगा? देखो समझो कैसे, फिर बता देता हूं। यहां पे आपको क्या होगा? यहां से -Br माइनस निकला, यहां पे CH3, यहां पे CH3 पॉजिटिव। देखो जैसे ही पॉजिटिव आया, प्लेनर हो गया, वेज डैश खत्म हो जाता है बेटा। ठीक है, अब यहां से फिर -H+ निकलेगा, तो यहां से जब निकलेगा तभी डबल बॉन्ड अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आएंगे, ये आंसर आएगा। देखो क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता कभी, टर्शी ब्यूटॉक्साइड, BuO- Na का मतलब होता है ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शी ब्यूटॉक्साइड जो है एक बल्की बेस है। क्या है बेटा? ये है आपका बल्की बेस। कभी भी अगर आप बल्की बेस लेते हो, स्ट्रॉन्ग बेस तो वही है, तो रिएक्शन तो E2 है। अगर आप बल्की बेस लेते हो तो बल्की बेस खुद बहुत बल्की है, वो भीड़ में जाएगा ही नहीं। तो इन केस ऑफ बल्की बेस हमेशा ध्यान रखिएगा, डीप्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना लेस स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन से होगा। यानी इसका मेजर प्रोडक्ट आप देख पाइएगा, तो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा यहां, यहां और डबल बॉन्ड यहां। देखो क्यों? क्योंकि H जो निकलेगा अब यहां से निकलेगा, क्योंकि यहां स्टेरिक हिंडेंस है, यहां लेस स्टेरिक हिंडेंस है, तो यहां से निकलेगा। जैसे आपको बता दूं, अभी जो क्वेश्चन लिखा था, जैसे ये है, और इसमें हम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ हीट करा दें, देखो तो इसका मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ये आएगा 1 ब्यूटीन। ये देखो क्यों? क्योंकि ये बल्की बेस है, बल्की बेस हमेशा हाइड्रोजन लेस स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन से निकालेगा।
तो एक तो यहां से निकाल सकता था, एक यहां से, बट यहां लेस स्टेक 100 है, इसलिए यहीं से डीप्रोटोनेशन हुआ और 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन हुआ। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये आया ए पार्ट, बी, सी, ये देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कंपेयर द रेट ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट, कंपेयर द रेट ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट। अब ये क्या मतलब हुआ इसका समझिए, कंपेयर द रेट ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट का रेट। देखो यहां पे आप देखो कि अगर आई है तो आई तो बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है, तो लीविंग ग्रुप है तो ये क्या यहां से निकलेगा, यहां से क्यों निकलेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब होता है अनस्टेबल एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो क्या पहले बताओ, क्या फ्लोरीन लीविंग ग्रुप है, नहीं, तो फ्लोरीन के केस में पुअर लीविंग ग्रुप है, तो पुअर लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में H यहां से निकलेगा, क्यों, क्योंकि बताए थे डेल्टा निगेटिव, E2 एनायन मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। तो यानी सबसे पहले डेल्टा एग्जैक्ट निगेटिव नहीं बनता, ध्यान रखना, नहीं है एग्जैक्ट निगेटिव हो गया तो E1CB हो जाएगी, तो डेल्टा निगेटिव बनेगा। डेल्टा निगेटिव कहां से बनेगा, जहां से एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा दिख रहा है, तो यहां से डेल्टा निगेटिव बनके ये बनाएगा, तो यहां से भी यहां बनाएगा, तो लेकिन इसमें टेंडेंसी हॉफमैन प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि F तो अलग ही नहीं हो सकता। यहां अगर देखोगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से सटजप प्रोडक्ट बनेगा, यानी इसका आंसर आएगा ABCD। यानी अगर लीविंग ग्रुप पुअर है तो हमेशा E2 एनायन मैकेनिज्म होगी, उसको हम E1CB नहीं कहेंगे, E1CB तब कहेंगे जब बीटा कार्बन से माइनस एम इफेक्ट का ग्रुप जुड़ा हो। देखिए करा H प्लस हीट मेजर प्रोडक्ट, H प्लस हीट मेजर प्रोडक्ट, H प्लस हीट, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन A प्लस B प्लस C, इट इज अ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये ध्यान रखना, एल्कोहल का H प्लस हीट के साथ हमेशा क्या होता है, E1 एलिमिनेशन, ठीक है बेटा, E1। तो यहां से देखो H प्लस अटैक करेगा यहां O के लोन पेयर पे, ऐसे समझिए, सबसे पहले अपन ने कहा कि भाई ये यहां H प्लस अटैक किया, कैसे, यहां पे जो H प्लस है यहां O के लोन पेयर पे अटैक करता है, तो यहां से आप देखोगे यहां ये आया और यहां वाटर लीप कर गया मान लो, तो यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहां से माइनस H प्लस अलग होगा, तो डबल बॉन्ड ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, चेक करो, चेक करो, क्लियर। यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन आए, चेक करो बेटा। यहां से देखोगे, देखो दूसरा यहां OH है, यहां H प्लस का रिएक्शन होगा, माइनस वाटर लीव करेगा, तो आप देखोगे यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा इस तरह, क्लियर। फिर इसमें बेटा क्या होगा, इसमें होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 ये वाला CH3 यहां आएगा, जिससे आपका आंसर ये यहां पॉजिटिव और इससे माइनस H प्लस अलग हो जाएगा, जिससे आपका आंसर फाइनल आंसर ये आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखोगे बेटा 3 3 6 2 8 और 2 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन, चेक करो। थर्ड देखोगे, थर्ड यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा, चेक करो, H प्लस निकलने के बाद यहां पॉजिटिव और माइनस H प्लस निकाल दोगे, तो यहां पे आप देखोगे बेटा 3 3 6 2 8 2 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन, तो 10 10 20 और 9 29 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, चेक करो, चेक कर लो बेटा। ये है डिहाइड्रेशन ऑफ
एल्कोहल H प्लस हीट की प्रेजेंस में इवन होता है, पहले पॉजिटिव चार्ज बनेगा, रीअरेंजमेंट होना है तो वो होगा, फिर अटैक करेगा। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। करा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगोज एसिडिक कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। देखो क्या होता है, ईथर R1OR2, अगर इसमें H प्लस वाटर यानी कि एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो इसमें बेटा क्या होता है कि दोनों साइड से एल्कोहल बन जाता है, ये देखो। लेकिन अगर बेंजीन के साथ O लगा है तो ये O क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर में होगा, प्लस M के कारण C और O के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो ये O कभी अलग नहीं होता। यानी अगर इस तरह का कंपाउंड हो और इसमें H प्लस वाटर, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। चेक करो, तो यहां से करा है नॉट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, यही हो गया आंसर, क्योंकि यही तो है PHOPH। देखो, तो इसका कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, बाकी सबका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। जैसे अगर इसमें H प्लस वाटर का रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, PHOH प्लस CH3OH। ये देखो, क्लियर है? देख लो, कह रहा SN2 रिएक्टिविटी दिस सबस्ट्रेट्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, SN2। तो देखिए SN2 के लिए, देखो SN2 के लिए क्या होता है कि SN2 के लिए आप तो एक तो एग्जिस्ट करना चाहिए कार्बन आयन। जैसे क्या होता है कि RX का रिएक्शन जब NU माइनस से होता है तो RNU प्लस X माइनस होता है, तो यहां पे अपन क्या करेंगे, NU माइनस के बैक साइड से अटैक करता है, तो बैक साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। यहां पे आप देखोगे ये ब्रिज हेड है, ये तो ना SN1 देता है, ध्यान रखना इस तरह का कंपाउंड नो SN1 एंड SN2, ये SN1 SN2 दोनों नहीं देगा, ब्रिज हेड, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज बनाओगे तो ब्रिज हेड पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे बैक साइड स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां डबल बॉन्ड जो है उसके ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, तो रेट हो जाएगा थर्ड सेकेंड फर्स्ट, SN2 का रेट। ये SN1 का भी रेट होगा, SN2 एज वेल एज SN1। अगर SN1 का भी पूछा होता तब भी यही आंसर आता। तो चेक करो क्या है भाई, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, थर्ड सेकेंड फर्स्ट। चेक करो, देखिए अगला करा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो NGP। NGP, अब ये क्या है यार, ये होता है पूरा इसका नाम SNNGP। SNNGP का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, समझना, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये कौन देता है कौन नहीं देता, तो देखो इसका रूल है, क्या रूल है समझो। पहला पॉइंट ये है कि जो लीविंग ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन किसी हेट्रो एटम से जुड़ा होना चाहिए जिसमें कि लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हो। यानी बीटा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप must be directly bonded with heteroatom containing lone pair और नेगेटिव चार्ज। ये देखो, बीटा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप मस्ट बी डायरेक्टली बॉन्डेड विद हेट्रोएटम। चेक करो बेटा, मस्ट बी डायरेक्टली बॉन्डेड विद
हेट्रोएटम कंटेनिंग लोन पेयर और निगेटिव चार्ज। पहला पॉइंट हो गया। एक E1CB होती है, मतलब SnNGP। दूसरी SnNGP होती है कि बीटा कार्बन, एक मिनट, गामा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप, with respect to leaving group must be directly bonded with pi bond। एक टाइप के SnNGP है, दूसरे टाइप के SnNGP है, दोनों अलग अलग टाइप की हैं। ठीक है, यहां देखो, ये आपका लीविंग ग्रुप है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, ये हुआ बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से डायरेक्टली लगा है S, जिसमें कि है लोन पेयर। यानी यहां पे आप देखोगे तो SnNGP होगी। चेक करो, यहां पे देखोगे तो यहां अल्फा, यहां बीटा, यहां भी है, लेकिन ये यहां SnNGP नहीं होगी। क्यों? क्योंकि SnNGP में क्या होता है, 2 बार SN2 होती है। एक बार लीव करता है तो पीछे से अटैक करता है, तो यहां आप देखोगे Cl और ये दोनों सेम साइड हैं, इसलिए यहां SnNGP नहीं होगी। अभी क्वेश्चन करा देंगे, यहां भी नहीं होगी, यहां भी नहीं होगी, तो आंसर हो गया ए। अब देखो, एक क्वेश्चन अगर समझें, देखो मान लीजिए CH3S CH2 CH2Br और इसमें NaOH का रिएक्शन कराए, तो यहां देखो, ये देखो, पहले चेक करो यहां पे अल्फा, यहां पे बीटा, क्या बीटा कार्बन से सल्फर लगा बेटा? SnNGP है। अगर आप नहीं पहचान पाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहां पे अगर हम 14 और लिख देते हैं, अब प्रोडक्ट पूछा है, तो देखो होता क्या है एग्जैक्टली में जब न्यूक्लियोफाइल आया तो ये लीविंग ग्रुप लीव करना चाहेगा, लेकिन लीव करेगा तो देखो एग्जैक्टली में कहानी समझो। चोर की बात करते हैं, मान लो घर का नौकर ही चोर हो, एक दो चोर हैं, एक घर का नौकर एक बाहर का नौकर, मतलब घर का चोर एक बाहर का चोर। तो जैसे ही आपने गाड़ी की चाबी उठाई, नौकर के मन में प्लान तैयार कि साहब निकले चोरी कर लूंगा। लेकिन बाहर का जो चोर है, जब आप बाहर जाओगे तब वो देखेगा, तब वो प्लान करेगा, तब तक क्या घर का चोर जो होगा वो साफ कर चुका होगा माल। बोले इसका इससे क्या मतलब है? देखो यहां पे क्या है कि 2 न्यूक्लियोफाइल हैं, ये अलग हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल यहां से आ रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल उसी में अंदर है। तो क्या होगा कि जैसे भी आर अलग होगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही भी आर अलग होगा ये एस अपने लोन पेयर से कोऑर्डिनेट कर देगा, यानी यहां एस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH2 14, ये देखो ये बनेगा। बहुत फास्ट होता है स्टेप इसका, तुरंत अटैक मारता है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब ये क्या हुआ कि सल्फर ने लोन पेयर डोनेट तो कर दिए, लेकिन डोनेट करने के बाद क्या ये 3 मेंबर रिंग बनी? 3 मेंबर रिंग बनने के बाद लगा अरे यार गलती हो गई, 3 मेंबर रिंग इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। तो जितनी तेजी में बना होगा उतना ही तेजी में ब्रेक भी होगा। इसलिए बोलते हैं कि SnNGP में 2 बार SN2 होता है, एक बार पीछे से अटैक किया, एक बार SN2 हो गया, बैक साइड अटैक होता है, ध्यान रखना। अब जब OH- इट इज अ नॉन क्लासिकल कैटायन, ओपनिंग कैसे होगी? ओपनिंग देखो, या ये तो दोनों सेम ही है, तो यहां से होगी ओपनिंग। अगर यहां से ओपनिंग होगी तो देखो क्या बनेगा, CH3S, ये तो अलग हो गया, यहां पे CH2 14 और CH2OH, ये देखो चेक करो। और अगर ओपनिंग इसकी यहां से हो जाए तो क्या बनेगा, CH3S यहां से अलग हुआ है, तो CH2OH यहां 14, ये देखो। तो ये दोनों का इक्वल परसेंटेज में बनेगा। हाँ, अगर ये अलग अलग होते तो फिर हम देखते नॉन क्लासिकल कैटायन की ओपनिंग कहां से होनी है, पहले ही बता चुके हैं। तो इस तरह का SnNGP होता है। SnNGP में क्या होता है बेटा, 2 बार SN2 होता है, तो नेट जो होता है वो रिटेंशन हो जाता है अगर आइडेंटिकल बॉन्ड से ब्रेकिंग होती है। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड HI, अगर HI का रिएक्शन कराया है वैल्यू ऑफ X इन एबव कंपाउंड,
तो देखो क्या होगा, देखो ये O के साथ हमेशा डबल बॉन्ड होगा, यानी ये वाला बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं करेगा। जब कभी ब्रेक नहीं करेगा तो यहां बेटा OH और OH ही मिलेगा और 2 मोल CH3I मिलेगा। चेक करो, क्लियर है? तो बताओ क्या होगा, देखो HI का रिएक्शन यहां H प्लस अटैक करेगा, ये आया, ये अलग होगा तो CH3I एक और यहां से CH3I दो, 2 मोल यूज हो जाएंगे। देखो चेक करो, क्लियर? प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सकें। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। देखिए कह रहा है SOCl2, देखो SOCl2 की बात करें तो SOCl2 डार्जन प्रोसेस बोलते हैं इसको, और ये SNI मैकेनिज्म होती है। क्या होता है? SNI। अगर आप SOCl2 खाली लेते हो तो इसमें होता है रिटेंशन, यानी OH जहां से अलग हुआ वहीं Cl आएगा और CH3HET बन जाएगा। ये देखो, क्लियर? लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता, ध्यान से, HOH CH3ET और इसमें रिएक्शन SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन कराते, देखो पाइरिडीन बेस होता है, अगर कराते तो इसमें इन्वर्जन हो जाता है, यानी ये पलट जाएगा। देख लो, ध्यान रखना बेटा, 2 रिएक्शन है, अगर केवल SOCl2 लिया है तो रिटेंशन होगा, SOCl2 पाइरिडीन लिया है तो इन्वर्जन हो जाएगा। चेक कर लो, तो आंसर क्या हो गया बेटा? OH की जगह Cl लगाना है, ये आंसर आ गया। चेक करो, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो बेटा, ऐसे समझो कि अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो यहां से क्या होगा कि सबसे पहला काम, देखो सबसे पहला काम, ये जो O है यहां H प्लस अटैक किया, ये देखो ये O का लोन पेयर है, ये H प्लस यहां अटैक किया। अब जब ये H प्लस यहां अटैक किया तो अब क्या हो सकता है? अब देखना, समझना, ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक करेगा, समझो, ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक किया, यहां पॉजिटिव चार्ज आया, ये रिंग एक्सपेंड कर गई, रिंग एक्सपेंड करेगी तो ऐसे एक्सपेंशन कराना होता है कि पॉजिटिव चार्ज के बगल में पॉजिटिव चार्ज आए, यानी यहां पॉजिटिव तो यहां पॉजिटिव आना चाहिए, यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, तो ये निगेटिव आपके यहां जुड़ गया। चेक करो, यानी कि ऐसा कंपाउंड आ जाएगा, ये ऐसा, यहां OH, ठीक है बेटा, और ये 5 मेंबर की रिंग हो गई। चेक करो, ये देखो, अब ये चेक करो पॉजिटिव चार्ज कहां है? पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, ये देखो पहला पॉइंट। अब क्या होगा? तो अब ध्यान से सुनना बेटा, अब क्या होगा? अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला क्यों? यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव, क्योंकि यहां पॉजिटिव आते ही बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये निगेटिव चार्ज यहां अटैक करेगा। तो यानी कि देखो यहां पे क्या हुआ समझना, यहां पे आपका हुआ एक तो 5 मेंबर्ड रिंग हो गई, चेक करो, और यहां पे आप देखोगे कि ये गया, यहां पे देखो, ये ऐसे समझो कि यहां पे देखना, ध्यान समझना, तुम्हारे समझने के लिए कर रहे हैं कि अगर यहां देखोगे तो ये वाला खत्म हो गया, देखो ये देखो, और ध्यान से, और अपना क्या हुआ, ये वाला जुड़ गया, ये देखो, चेक करो, यानी यहां से आप देखोगे कि एक कार्बन से इस तरह का कंपाउंड बन गया। एक ध्यान रखना, ऐसे बन गया देखो, और बगल में यहां पे OH पॉजिटिव आ गया, यहां से H प्लस निकला तो O पे निगेटिव, तो आप देखोगे कि ये जो कंपाउंड है ये कुल मिला के ऐसा बन जाएगा। देखो बेटा, ये देखो, चेक करो, तो इस तरह का कंपाउंड कहीं दिख रहा है? ये है ना, चेक करो, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो
यहां देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे इस तरह कंपाउंड लिखा है OTS, लीविंग ग्रुप होता है, टोसाइल ग्रुप बोलते हैं यहां ना। अब ACONA ये वीक बेस है, हीट किया है, वीक बेस की प्रेजेंस में अगर आप हीट करोगे तो ये E1 मैकेनिज्म होगी। वीक बेस की प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या होगी, E1 मैकेनिज्म, यानी यहां से अलग होगा, यहां से H अलग होगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आंसर हो गया ये। अगर यहां पे हीट ना लिखा होता तो ये SN2 हो जाती, हीट ना लिखा होता तो SN2 हो जाती। चेक करो, न्यूक्लियोफाइल तो है ना, तो ये अपोजिट साइड है, लेकिन हीट लिखा है तो हीट लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका, क्या हो गया, E1 मैकेनिज्म। ठीक है, अगेन बढ़िया शानदार क्वेश्चन। देखिए ये कंपाउंड है, अगर अपन ये देखें कि यहां पे देखो, इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को एग्जाम में यही एज सच आ जाए। ये आ गया, यहां पे OH है, सबसे पहले H+ की रिएक्शन करानी है। देखो होता क्या है, जब हम H+ की रिएक्शन कराते हैं, और H+ की रिएक्शन कराने के लिए कई सारी पॉसिबिलिटी होती है, डबल बॉन्ड में भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, तो हमें देखना पड़ता है कि यार H+ अटैक कहां करेगा। तो देखो तरीका होता है, जैसे OH है, OH पे अटैक कराओगे वाटर लीव करेगा, वाटर लीव करने के बाद पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, 3 डिग्री हो तो कर देते हैं। मान लो हमने कहा H+O पे अटैक करते हैं और माइनस वाटर लीव कराते हैं, H+ हमने O के लोन पेयर पे अटैक किया और वाटर को लीव कराया, तो क्या अपना आंसर जो आया बेटा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां ये आ जाएगा, यहां ये आ जाएगा। अब अगर इसमें आप रेजोनेंस कराओगे तो रेजोनेंस कराने से क्या हुआ, ये आया, यहां पे अपन ने कहा ये ऐसे करा दो, तो यहां पे आपने कहा भाई कि यहां पे जो है अगर अपन ने ऐसे कराया तो यहां पे क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आया, यहां पे पॉजिटिव आया, यहां पे ये आया। ठीक है, ये आया। अब लेकिन चक्कर ये है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज आया, क्या ये CO के C डबल बॉन्डों के बगल में आ गया, अच्छा C डबल बॉन्डों का तगड़ा माइनस आई, इसका मतलब ये कभी बनेगा नहीं, इसका मतलब क्या, ये जो हमने सोचा था ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो समझना पड़ेगा कि H+ का रिएक्शन फिर कहां होगा। सो आप देखोगे कि अगर H+ का रिएक्शन दोबारा अपन कराएंगे तो बेटा इस O के लोन पेयर पे कराते हैं, ये देखो, क्लियर, आप समझना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखोगे कि बेटा ये तो यहां गया, ये देखो, क्लियर, ठीक है, ये आपका यहां आया, ये यहां क्यों नहीं आया, यहां निगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा, मिथाइल लगा है, तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इससे जो है यहां CH3 है, यहां OH है, यहां आ गया आपका OH, H+ अटैक करना था, OH, यहां आ गया आपका पॉजिटिव, ये इधर गया तो यहां गया, एक मिनट चेक करना, यहां ये गया, यहां पॉजिटिव, यहां गया तो यहां निगेटिव, चेक करो बेटा, गड़बड़ मत करना। यहां पे क्या हुआ, ये इधर गया, ये इधर आया, तो यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये देखो यहां पॉजिटिव आ गया और यहां पे CH3 था, यहां डबल बॉन्ड था। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो, इसके बाद जैसे ये पॉजिटिव बना, यहां से मिथाइल शिफ्ट हो गया, ये देखो मिथाइल शिफ्ट हो गया, मिथाइल शिफ्ट होते ही यहां पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव O का बैक बॉन्डिंग कर देगा, यानी कि यहां से आप देखोगे यहां OH, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां ये, और यहां पे आपका ये CH3 और यहां पे OH, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब दो तरीके हैं कि H+ अलग हो जाए तो O पे निगेटिव, ये डबल बॉन्ड बना ले, दूसरा ये जो H निकला है अगर ये निकल जाए तो H+ निकलेगा माइनस प्लस डबल बॉन्ड, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड कैसा बनेगा, ये वाला चेक करो,
समझ में आया कि नहीं? यहां से देखो, यहां से H प्लस निकलेगा, ये वाला H प्लस निकला, यहां निगेटिव आएगा, निगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरह का। चेक करो, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। क्या भाई बात समझ में आई? देख लो, ये है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखिए क्या होता है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होता है? सिंपल, इसमें क्या होता है, इस तरह का कंपाउंड होता है, ये देखो, ये होता है आपका बेटा पिनाकोल। ओके, ये है पिनाकोल। इसमें जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, ये देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो सबसे पहले H प्लस कहां अटैक करता है? किसी एक O पे। अब कौन से O पे? जहां पे वाटर निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो। तो यहां तो सेम है, कहीं भी अटैक कराओ तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, CH3COH2 यहां पॉजिटिव आ गया, यहां CH3 आ गया, यहां COH CH3 आ गया। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? अब ध्यान सुनिएगा बेटा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद माइनस वाटर लीप करेगा। जब ये वाटर लीप किया, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है, अब इनमें से एक ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा। अब कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? जिसका माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा। ये आपको पता होगा, सबसे ज्यादा माइग्रेट कौन करता है? H माइनस, फिर PH माइनस, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखो, तो यहां से ये माइग्रेट किया, तो देखो कैसा आ गया, क्या यहां 3 CH3 आ गया, देखो दो तो पहले से थे, यहां से एक CH3 यहां बचा, यहां OH है, और यहां पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। देखो, जब यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या ऊपर का H प्लस अलग हो गया, तो फाइनल आंसर जो आया वो देखो, फाइनल आंसर आया दिस COCH3। चेक करो बेटा, यहां से H प्लस निकला, O पे निगेटिव, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड बना लिया। ये है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर अपन बात करें कि भाई ये क्वेश्चन में क्या हो सकता है, तो यहाँ OH लगा था, यहाँ CH3 लगा था, यहाँ CH3 लगा था, और यहाँ OH लगा था, यही तो था। देखो, हाँ, अब जब इसमें हम H प्लस की रिएक्शन कराएंगे, तो H प्लस की रिएक्शन पहले कहाँ होगी? देखो, यहाँ होगी तो चार कार्बन की रिंग पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, यहां कराओगे तो ये बन जाएगा। तो यानी कि यहां से देखोगे, देखना बेटा, यहां OH, यहां OH2 प्लस CH3 क्लियर? यहां से क्या होगा, माइनस वाटर लीप किया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज के बाद रीअरेंजमेंट होता है, और अगर रीअरेंजमेंट के बाद बैक बॉन्डिंग मिल रही हो, तो फिर कुछ भी करेगा, बिकॉज बैक बॉन्डिंग पापा होता है। बैक बॉन्डिंग क्या होता है? पापा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग हर स्टेबिलिटी का बाप है, और बाप के लिए कुछ भी करेगा। तो इस अगर पापा अवेलेबल हैं, तो चाहे 4 मेंबर की रिंग बन रही हो, चाहे 3 की बन रही हो, चाहे 7 की बन रही हो, पापा के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, तो यहां से ये लीव किया, यहां पॉजिटिव चाहे, ये वाला रिंग देखो, यहां पे निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, तो ये तुम्हारे समझने के लिए प्लस माइनस लिख दे तो होता नहीं है। तो ये निगेटिव क्या यहां आ गया, देखो, तो क्या 5 मेंबर की रिंग हो गई बेटा? 5 मेंबर की रिंग हो गई। इस रिंग से यहां से लगा है CH3, यहां से लगा है CH3, चेक करो। ठीक है, और इसके बगल में लगा है OH, यहां पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से माइनस H प्लस अलग हो गया, तो यहां पे आप देखोगे, चेक करो, तो डबल बॉन्ड O, चेक करो, ऐसा आएगा। चेक करो, दिया है कहीं आंसर इस तरह? दिया आंसर, देखो, दिख रहा है? देख लो, मिला लो, समझ में आया? यहां से ऐसे समझो, तुम्हारे समझने के फिर समझो, यहां पे क्या होगा, देखो, ये प्लस माइनस ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो ये पूरा ही ब्रेक कर देता है,
तो यहां पे ऐसे समझो, ऐसे, ये देखो ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, और ये वाला निगेटिव, ये देखो ये यहां आ गया, ये देखो, समझ में आया, कहानी क्लियर। तो ये जो है आप समझो कि यहां पे अपन बताने के लिए बना रहे थे, समझ में आ रहा है बेटा, देख लो। अगला क्वेश्चन, एल्कोहलिक केवेच हीट मेजर प्रोडक्ट, वही आ गया क्वेश्चन। अब आप अपनी तरफ से आंसर निकाल के देखो, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि आप तुरंत आंसर निकालें। एल्कोहलिक केवेच से बताइए सिस बना के ट्रांस बना, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, कि आपका सिस एल्कीन बना कि ट्रांस एल्कीन बना। ये क्या है, एल्कोहलिक केवेच, ये क्या है, एच लगा है, बी आर लगा है, क्या ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है? फटाफट बताइए कि सिस बना कि ट्रांस बना, हर एक बच्चे को लिखना है सिस बना कि ट्रांस बना, फटाफट पता चले तुमने क्या सही किया क्या गलत किया। तो क्या हम ये कहेंगे कि यहां एमी ऊपर हैं, एच और बी आर सेम साइड हैं, एच और बी आर सेम साइड हैं, इसका मतलब ये इरिथ्रोफॉर्म है। इरिथ्रोफॉर्म का मतलब क्या बताया था, क्या TAE आया था एडिशन के लिए, ट्रांस, एंटी एडिशन, इरिथ्रो, उल्टाओ, इरिथ्रोफॉर्म है, एंटी एलिमिनेशन है, ट्रांस बनेगा, यानी आंसर आ गया MEET ट्रांस होने चाहिए, MEET ट्रांस, MEET ट्रांस। क्या आंसर ये हो गया, चेक करो, बोलो क्या भाई, बात क्लियर हुई? क्या ये ट्रांस एल्कीन बन रहा है? तो ट्रांस एल्कीन समझ में आ गया कि कैसे ट्रांस एल्कीन, अगर आपको सब याद है फटाफट आंसर आएगा। देखिए, चैप्टर खत्म हो गया। तो आप समझिए कि अगर बेटा, अगर आपको क्रैश कोर्स पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि सर ने आपके लिए मेहनत की है, तो मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, बेटा कमेंट जरूर करें, क्योंकि क्या होता है ना, आपके एक कमेंट से टीचर को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। तो आप कमेंट जरूर, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर में कुछ सुधार चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, उसको भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आदमी सीख सकता है और अच्छा कर सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ बेहतर किया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है, बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस जो मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अपलोड करेगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, इसलिए बेल आइकॉन को हिट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।